प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक विषय में अब से पहले आरेख को लेकर के 2 कक्षाएं ले चुके हैं। हमने आरेख के प्रकारों पर चर्चा की है। हमने आरेख के प्रकारों के साथ दंड आरेख में रेखा आरेख के ऊपर हमने चर्चा की है। रेखा आरेख की रचना क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है और रेखा आरेख बनाने के क्या क्या नियम हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आरेख के जो मुख्य प्रकार हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करते हैं एक विम आरेख की। एक विम आरेख में दंड आरेख की रचना कैसे की जाती है और दंड आरेख की रचना हम कहाँ करते हैं। एक विम आरेख, जिसमें दंड आरेख एक महत्वपूर्ण आरेख है। दंड आरेख बेसिकली रेखा आरेख और दंड आरेख में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है, केवल इनकी रचना विधि को लेकर के थोड़ा सा अंतर है, उसको आज हम यहाँ समझेंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सहआचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी प्रायोगिक की क्लास में आपके समक्ष उपस्थित हूं। दंड आरेख के लिए हमें इसके जो पद मूल्य हैं उनको दंड के द्वारा दिखाना होता है। पूर्व आरेख में हमने रेखा के द्वारा दिखाया था, यहाँ हम इन पद मूल्यों को दंड के द्वारा दिखाएंगे। साथ में जो दंड हमारे बनेंगे वो क्षैतिज भी बन सकते हैं और ऊर्ध्वाधर भी बन सकते हैं। दोनों स्थिति में दंडों की रचना की जा सकती है। अब प्रश्न आता है, दंड आरेख क्या एक ही प्रकार के होते हैं या इनके अनेक प्रकार होते हैं। तो दंड आरेख के सामने चार्ट में आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, 4 प्रकार के दंड आरेख होते हैं। ये 4 प्रकार के दंड आरेख हैं। सरल दंड आरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल बार डायग्राम। दूसरा है मिश्रित दंड आरेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड बार डायग्राम। तीसरा बहुदंड आरेख है, जिसका अंग्रेजी नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। और चौथा इसका प्रकार है दंड आरेख का द्विदिशा दंड आरेख, ड्यूओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। सरल दंड आरेख, जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, इसकी रचना बहुत सरल है। बहुत सरल रचना होने के कारण ही इसका नाम दिया है सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख को बनाते समय कुछ इसके निश्चित नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे, और ये जो नियम है रचना के, ये बेसिकली दंड आरेख के लिए ही हैं। इसमें सरल दंड आरेख के अलावा अन्य दंड आरेख की भी रचना करेंगे तो भी इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला नियम है, सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए। जब भी हम बार बनाएंगे, दंड बनाएंगे, तो दंडों की मोटाई समान होगी। जैसा सामने आप आरेख में देख रहे हैं, सभी दंडों की मोटाई बराबर है, समान होगी। इसी तरीके से दूसरा इसका नियम है, मोटाई का निश्चित नियम नहीं होना। अर्थात बार की जो मोटाई है, दंड की जो मोटाई है, इसको हम मोटाई कहेंगे। ये मोटाई हम हमारे हिसाब से निश्चित करते हैं। अर्थात दंड आरेख बनाने वाला जो इसका रचनाकार है, वो अपनी सुविधा, कागज का आकार और इसके साथ साथ जो हमारे पदमूल्य हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए बार की मोटाई निश्चित करता है। एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि बार की मोटाई इतनी कम ना हो कि वो बार जैसा ना दिख करके रेखा जैसा दिखाई दे। दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना है कि बार की मोटाई ऐसी ना हो कि वो बार जैसा ना दिख करके कुछ अलग उसकी आकृति हमें दिखाई दे। तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर के दंड आकर्षक लगें, इस साइज में हमें उसकी मोटाई लेनी चाहिए। इसके साथ ही दंडों के मध्य की दूरी है, उसके लिए एक नियम है। दंडों के मध्य की दूरी, ये आप देख रहे हैं
दो दंडों के बीच में जो दूरी हमने छोड़ी है, गैप जो छोड़ा है, ये दूरी दंड की मोटाई से कम होनी चाहिए। हमने यहाँ दंड की मोटाई की लगभग आधी दूरी लेकर के रखी है, लेकिन यह नियम है कि कम हो तो वो आधी भी हो सकती है, आधी से कुछ ज्यादा भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर है। चौथी बात महत्वपूर्ण है, यदि हम दंड बनाते समय उसमें रंगों का, आभाओं का प्रयोग करते हैं, तो रंग और आभाओं के प्रयोग करते समय एक बात बहुत जरूरी हमें ध्यान रखने की है, कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, कि रंग और आभाओं का अर्थ उस आरेख को देखने वाले की समझ में आए। इसके लिए जरूरी है कि वहां संकेत लिखा जाए, संकेत बनाया जाए, इंडेक्स बनाया जाए, और इंडेक्स में उस रंग का अर्थ, उस आभा का अर्थ समझा दिया जाए। तो ये कुछ नियम हैं जो हमारे दंड आरेख की रचना के लिए कॉमन है, सभी दंड आरेखों के लिए। अब हम एक सरल दंड आरेख की रचना आज यहाँ करेंगे। सरल दंड आरेख की रचना के लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है काल्पनिक। हमने कक्षा ABCDEF ये हमने 6 कक्षाएं ली हैं, और उन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या इसके सामने हमने अंकित की है। एक कक्षा में 70 विद्यार्थी पढ़ते हैं, बी कक्षा में 110 विद्यार्थी हैं, सी कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं, डी कक्षा में 67 विद्यार्थी हैं, ई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 85 है, तो इसी तरह से एफ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 100। यदि इस तरह की संख्या आपको दी हुई हो तो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो मैंने यहाँ सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके सुविधा के लिए, आपकी याददाश्ती के लिए लिख भी दी हैं। ध्यान रखने योग्य बातों में पहली बात है, यदि पदमूल्य एक ही समय के हों तो आरोही अवरोही क्रम में उन्हें रखा जाएगा। यहाँ भी पदमूल्य हमने किसी एक क्लास के आंकड़े लिए हैं, तो एक ही समय के आंकड़े हैं, एक ही वर्ष के आंकड़े हैं, इसलिए इनके जो पदमूल्य हैं उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम का मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए, और अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे गिरते हुए। यहाँ हमने इसमें अवरोही क्रम में आंकड़ों को रखा है। सबसे अधिक मूल्य वाला 110 है, बी क्लास है, उसको हमने सबसे पहले लिया है। दूसरा क्रम एफ क्लास का आएगा जिसमें 100 विद्यार्थी हैं। उसके बाद ई कक्षा में 85 विद्यार्थी हैं। उसके बाद ए कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, और डी कक्षा में 67 है, और अंत में सी में 37 है। तो इनका क्रम इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, अवरोही क्रम में रखने पर। तो अवरोही क्रम में रखने पर हम देख रहे हैं क्लास सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या वाली क्लास आ रही है बी में विद्यार्थी हैं 110। उसके बाद आ रही है एफ, इसमें है 100। इसके बाद है ई क्लास जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 85 है। उसके बाद ए क्लास आती है जिसमें विद्यार्थी संख्या 70 है। 70 के बाद क्लास है डी जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 67, और अंत में क्लास ए बी सी रहेगी, डी ई एफ, सी आती है। सी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है 37। इस अवरोही क्रम में हमने इनको जमा दिया, और अवरोही क्रम में जमाने के बाद हमने बताया था यदि एक ही समय के आंकड़े हों तो इस क्रम में हम आरोही या अवरोही में जमाएंगे। लेकिन यदि भिन्न भिन्न समय के आंकड़े हैं तो उनको जैसा क्रम दिया है उसी क्रम में रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए विभिन्न वर्षों के कोई आंकड़े दिए हुए हैं, तो उन वर्षों के क्रम में जैसे 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 51 की जनसंख्या के आंकड़े मान लीजिए हैं, तो उनका क्रम वही रहेगा, उस क्रम को हम बदलेंगे नहीं, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। ये इसके मोटे मोटे नियम हैं।
आइए अब हम इसकी रचना करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने आंकड़ों को इस प्रश्न के अनुसार अवरोही क्रम में जमा लिया। अवरोही क्रम में जमाने के बाद हमने दो रेखाएं, एक हमने क्षैतिज रेखा खींची है, एक उसके ऊपर 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई इसके बिंदु, इसको यदि हम ए कह दें तो ए बिंदु पर काटती हुई ये एक रेखा है जो लंबवत रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर हमने विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया है। आप देख रहे हैं ये विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमने मापक यहाँ तय कर दिया है। इस मापक के अनुसार या हमारे मापक के अनुसार ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 विद्यार्थी, ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारे विद्यार्थियों की जो अधिकतम संख्या है वहां तक या उससे थोड़ा ऊपर तक का मापक हमें लेना है। इसी तरीके से यह हमने क्षैतिज अक्ष के ऊपर हमने क्लास ली है, कक्षाएं ली हैं। और अब हम यहाँ आइए दंड की रचना करते हैं। हमने क्लास के लिए, क्लास को कहाँ रखेंगे उसके लिए हमने दंड की मोटाई निर्धारित की है। दंड की मोटाई मैंने बताया, आपका जो सरफेस है, कागज है उसका साइज, बोर्ड है उसका साइज, प्लस जो हमारा आंकड़ा है उसका पदमूल्य है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहाँ हमने ये दंड की मोटाई एक आप देख रहे हैं जो भी ली है उसको हमने इक्वल रखा है, सभी के बराबर बिल्कुल मोटाई आप देख रहे हैं चित्र में। और मोटाई के साथ साथ हमने इनके बीच का जो गैप है, बीच की जो दूरी है वो भी हमने बराबर ली है। तो इसके लिए हम निशान लगा देते हैं। मान लीजिए आप 1 सेंटीमीटर मोटाई दंड की लेते हैं और बीच का गैप मान लीजिए आधा सेंटीमीटर लेते हैं, तो पहले आप इस लंबवत अक्ष के बाद आधा सेंटीमीटर की दूरी छोड़ करके पहला दंड बनाएंगे तो आधा सेंटीमीटर पे निशान लगाएं। फिर दंड की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर आधा, फिर 1, फिर आधा, फिर 1। इस तरीके से जितने दंड आपको बनाने हैं उतने आप निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये जो निशान आपने लिए हैं, ये बिंदु जो कायम किए हैं, इन बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण आप ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रत्येक दंड इस हमारे क्षैतिज अक्ष पर लंबवत होगा, 90 डिग्री के कोण पर होगा, समकोण पर होगा। इसलिए यहाँ कोण बनाया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ विद्यार्थी गलती करते हैं, कोण नहीं बनाते हैं, फ्री हैंड रेखाएं खींच देते हैं जिससे हमारे दंड टेढ़े हो जाते हैं। तो वो गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने 90 डिग्री के कोण बनाए और कोण बनाने के बाद हमने उस कोण को और नीचे जो निशान लगाया दोनों को मिलाते हुए इस रेखा को वहां तक खींचा दंड बनाने के लिए जहां तक इसका पदमूल्य का मान आता है। जैसे बी जो हमारी कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 110 है, तो देखिए 110 तक हमने ये दंड की ऊंचाई रखी है। 110 दंड की ऊंचाई रखते हुए हमने दंड बना दिया और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास बी को। इसी तरीके से क्लास एफ के लिए हमारा जो अवरोही क्रम है उसमें दूसरी क्लास आती है जिसमें विद्यार्थी संख्या 100 है। तो वहीं हमने ये जो हमारे बिंदु कायम किए थे हमने एफ क्लास के लिए, वहां 90 डिग्री का कोण बनाया और कोण बना करके दंड को हमने 100 की ऊंचाई तक मापक के अनुसार उठा दिया। इसी तरीके से क्लास ई जिसकी ऊंचाई हम लेंगे 85, जो हमारी संख्या आएगी पदमूल्य आएगा वहां तक। ए की ऊंचाई दंड की रखेंगे हम 70 के पदमूल्य तक, डी की ऊंचाई रखेंगे 67 तक और सी की ऊंचाई रखेंगे हम 37 तक। और इस तरीके से ये मान रखते हुए हमने ये दंड बना दिए हैं, दंड की रचना कर दी है और ये हमारा बन गया है सिंपल बार डायग्राम। तो ये है सिंपल बार डायग्राम जिसकी रचना वाकई बहुत सरल है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत और ध्यान की जरूरत है कि ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपके बने। इनको सुंदर बनाने के लिए आप इनमें कलर कर सकते हैं। इसमें आप मैंने डॉट वाली शेड डाली है, ऐसी कोई शेड डाल सकते हैं, अन्य कोई शेड डाल सकते हैं। साथ में इनका ये जो हमने क्लास लिख दी है, ये क्लास इसके आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मध्य में भी लिख सकते हैं। मध्य में लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप इनकी
ये जो सूचना आपकी कक्षा संबंधी है वो इनके बीच में अंकित हमने की है, उसी अनुरूप आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका सरल दंडारेख की रचना से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये बीए पार्ट सेकंड की प्रैक्टिकल के हिसाब से आ सकता है। एक विमीय आरेख में इस तरह के आंकड़े दे करके आपसे सरल दंडारेख की रचना करवा सकते हैं। थैंक यू।